हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञानवाणी कार्यक्रम में। आज हम सबसे पहले बात करते हैं 11वीं सदी में बनी लिंगराज मंदिर के बारे में। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर का सौंदर्यीकरण कराए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत मंदिर को 350 वर्ष पूर्व की संरचना में पुनर्सर्जित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लिंगराज मंदिर और उसके आसपास आध्यात्मिक और पारिस्थितिकी माहौल का निर्माण करना है। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के उत्तर में बिंदुसागर झील स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण सोमवंशी राजाओं के द्वारा किया गया था, जिसके बाद में गंग वंश के शासकों द्वारा अंतिम रूप दिया गया। इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमाएं भी हैं, जिसकी स्थापना संभवतः 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले गंग शासकों द्वारा की गई थी। ओडिशा के लिंगराज मंदिर का निर्माण देवला शैली में किया गया। इसमें 4 प्रमुख घटक होते हैं: विमान, जगमोहन, नाट्य मंदिर, भोग मंडप। इसमें से विमान की ऊंचाई सर्वाधिक होती है, जिसके पश्चात अन्य संरचनाओं की ऊंचाई क्रमशः कम हो जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक बहु एजेंसी निकाय है, जिसके द्वारा प्रारंभ में ग्रुप बी एंड सी पदों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन परीक्षाओं को वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। बाद में एनआरए के द्वारा अन्य परीक्षाओं को भी कराया जा सकता है। यह केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न भर्तियों के लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के आधार पर एक उम्मीदवार संबंधित एजेंसी में रिक्त पद के लिए आवेदन कर सकता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। उम्मीदवारों की सुगमता के लिए देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा में अवसरों की संख्या ऊपरी वायु सीमा के अधीन होगी तथा उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आवश्यकता: वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। केंद्र सरकार की भर्तियों में प्रति वर्ष औसतन 5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्तियों के लिए परीक्षा में उपस्थित होते हैं। अब जानते हैं कि वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है। वैक्सीन के मानव परीक्षण की अंतिम चरण तथा इसके नियामक अनुमोदन से पूर्व ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे कई समृद्ध देशों द्वारा कोविड-19 वैक्सीन निर्माताओं की खरीद पूर्व समझौते कर लिए गए हैं। इस प्रक्रिया को वैक्सीन राष्ट्रवाद के रूप से जाना जाता है। इस अवस्था में ऐसी आशंकाएं उत्पन्न होती है कि इस प्रकार के अग्रिम समझौते 8 अरब लोगों की दुनिया में प्रारंभिक टीकों को समृद्ध देशों के अलावा अन्य सभी के लिए अत्यधिक महंगे और पहुंच से बाहर बना देंगे। यह किस प्रकार कार्य करता है? वैक्सीन राष्ट्रवाद में कई देश किसी वैक्सीन की खुराक को अन्य देशों को उपलब्ध कराने से पहले अपने देश के नागरिकों या निवासियों के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। इसमें सरकार तथा वैक्सीन निर्माता के मध्य खरीद पूर्व समझौता किया जाता है। इसका उपयोग पहले भी किया गया है। वैक्सीन राष्ट्रवाद नई अवधारणा नहीं है। वर्ष 2009 में फैली H1N1 फ्लू महामारी के आरंभिक चरणों में विश्व के धनी देशों द्वारा H1N1 वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीद पूर्व समझौते किए गए थे। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय पीएम केयर्स का ऑडिट नहीं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा पीएम केयर्स से फंड्स पर फैसला सुनाया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों कोष पूरी तरह से अलग अलग उद्देश्यों के लिए हैं। पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, अतः भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा इसके लेख परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के तहत एक नई राष्ट्रीय योजना के निर्माण को भी खारिज कर दिया है। अब जानते हैं पीएम केयर्स फंड है क्या। पीएम केयर्स फंड की स्थापना 28 मार्च 2020 को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इस ट्रस्ट के लिए कोई बजटीय अनुदान अथवा कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसका गठन किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किया गया था। फंड का प्रशासन कौन करता है? प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं। अब जानते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 हवाई अड्डे को पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दी गई। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवंतपुरम हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिया गया है। अब मैसूर चिड़ियाघर में भी अफ्रीकी शिकारी चीता दिखेंगे। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के एनवर्ड डाइक चीता के 3 चीता मैसूर चिड़ियाघर में लाए गए हैं। मैसूर चिड़ियाघर भारत में शिकारी चीता रखने वाला दूसरा चिड़ियाघर है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद चिड़ियाघर के अफ्रीकी चीतों का एक जोड़ी पाई जाती है। चीता बिल्ली प्रजाति के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। इस प्रजाति के चिन्ह 5 मिलियन से अधिक वर्षों पूर्व मियोसीन युग में भी मिलते हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी प्राणी है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में सुमेध श्रेणी में सूचीबद्ध है। इसे वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। एशियाई चीता को IUCN रेड लिस्ट द्वारा घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंजर्ड प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब जानते हैं निंजा UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली निंजा UAV मानव रहित हवाई वाहन का शुभारंभ किया है। ये ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम है और इन्हें ऑटोमेटिक फेल सेल्फ मोड में संचालित किया जा सकता है। एक ड्रोन कैमरा इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है जिसके लिए 8 से 10 RPF कर्मियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह सीमित जनशक्ति के उपयोग में पर्याप्त सुधार ला सकता है। अब बात करते हैं 2020 के परिणाम घोषित किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। इसके बाद गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के नवी मुंबई का स्थान रहा। वहीं पटना को 105वां स्थान मिला। सर्वेक्षण में बनारसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब मिला। मैसूरू ने भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार 2016 में किया गया था। इसमें 73 प्रमुख शहरों का मूल्यांकन किया गया था। दूसरा सर्वेक्षण 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें 434 शहर शामिल थे। तीसरा सर्वेक्षण 2018 में आयोजित किया गया था। इसमें 4203 शहर शामिल थे और चौथा सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया गया था। 2019 का सर्वेक्षण डिजिटल रूप में आयोजित किया गया था। इस साल पहली बार भारत सरकार ने सर्वेक्षण के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण लीग को एकीकृत किया था। इस लीग ने पूरे साल स्वच्छता मूल्यांकन किया। स्वच्छता में शीर्ष स्थान पर दर्ज कराने वाले इंदौर के नागरिक प्रशंसा के पात्र हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि हम सभी को मिलकर अपने शहर को साफ सुथरा बनाने में योगदान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।